नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं टीजीटी पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में। आज हमारे कोर्स का पहला दिन है और हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेटो को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो। देखिए, टीजीटी के एग्जाम में हम जब प्लेटो को देखते हैं तो पहली तो बात, बच्चे प्लेटो और एरिस्टोटल को काफ़ी मुश्किल मानते हैं। उनके न्याय से संबंधित विचारों को, नागरिकता से संबंधित विचारों को, राज्य से संबंधित विचारों को काफ़ी मुश्किल मानते हैं। काफ़ी बच्चों को समझ में भी नहीं आता। तो ऐसे में वे विचार करते हैं कि चलो हम रट ही लेते हैं इनको, पेपर में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से केवल भूल जाएंगे हम। बेहतर होगा कि हम उनके कॉन्सेप्ट को समझें, जो सिद्धांत दे रहे हैं उनको समझें, उनको सरलता से समझें। तब जाकर जो उनके बुक्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम याद कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हम प्लेटो के बारे में जानें, हमें पता होना चाहिए कि प्लेटो के गुरु कौन थे और उनके साथ क्या हुआ था। देखिए, जब हम किसी भी विचारक को पढ़ते हैं तो हमें ये सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए कि पता नहीं ये क्या ही व्यक्ति था और इसने क्या ही दिया होगा। हमको एक कहानी के रूप में पढ़ना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप विचारकों को पढ़ रहे हो तो आप उसको कहानी के रूप में पढ़ो, जैसे कि उसकी एक जीवन शैली चल रही हो। उसके जन्म से लेकर उसके मरण तक उसने कैसे कैसे हालातों को देखा, कैसे कैसी परिस्थितियों को देखा, उन सबको अगर आप समझोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, ये सिद्धांत क्यों दिया, इस बुक में उसने ऐसा क्यों कहा। या आप खुद समझ जाओगे और दूसरे विचारक उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा अगर आप उसकी जीवन यात्रा को पढ़ोगे। और ऐसा ही हम करने वाले हैं अपने कोर्स में। प्लेटो के केस में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। पहले हम जान लेते हैं प्लेटो और सुकरात को। देखिए, सुकरात का जन्म 469 बीसी में हुआ और 399 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। हालांकि सुकरात प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे। काफ़ी ख्याति थी इनकी, अपने समय में काफ़ी प्रभाव था इनका, लोग काफ़ी मानते थे इनको। लेकिन अगर आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में इनको हम प्लेटो के गुरु और मार्गदर्शक के रूप में ही जानते हैं। और अगर बात करें इनके साथ क्या हुआ था, तो इनके राज्य विरोधी, सत्ता विरोधी विचारों के कारण इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। ये एथेंस नगर राज्य में रहते थे और वहां पर सत्ता विरोधी विचारों के कारण इनको मृत्युदंड दे दिया गया। और जब इनको मृत्युदंड दिया गया तो उसमें प्लेटो इनके स्टूडेंट थे और प्लेटो का इनकी मृत्यु के कारण, इनकी मृत्यु की वजह से काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी मृत्यु का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा प्लेटो के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर। आगे जाकर वो कैसे सिद्धांत देते हैं, किस प्रकार से देते हैं सिद्धांत, उन सब पर प्लेटो, सुकरात की मृत्यु का प्लेटो के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। आगे हम देख लेते हैं। प्लेटो सुकरात को काफ़ी महान मानते थे। वो सोचते थे कि ऐसे बड़े दार्शनिक के साथ ही कैसे हो गया, तो अब उनको महान मानते थे। तो इसलिए अपनी कृतियों में, अपने कामों में, अपने ग्रंथों में वो सुकरात का वर्णन कई बार करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जब शुरुआत में प्लेटो अपनी विश्व प्रसिद्ध बुक, अपना ग्रंथ रिपब्लिक लिखते हैं, तो उसमें सुकरात को ही मुख्य वक्ता के रूप में दिखाते हैं। प्लेटो जब रिपब्लिक लिखते हैं तो रिपब्लिक को वो संवाद शैली में लिखते हैं। अब आप पूछेंगे संवाद शैली होती क्या है, तो डायलॉग फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति आपस में बात करते हैं, किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर बात करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, कोई वार्तालाप करते हैं, तो उसी को संवाद शैली कहा गया है। जब प्लेटो अपनी संवाद शैलियों में सुकरात को मुख्य वक्ता के रूप में दिखाते हैं और सबसे पहले वो रिपब्लिक लिखते हैं,
तो रिपब्लिक में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि सुकरात का वर्णन है, जहाँ पर सुकरात मुख्य वक्ता हैं और वो क्या कर रहे हैं, हम संवाद में क्या करते हैं, हम जब डिबेट करते हैं या फिर हम तर्क विद्या करते हैं तो क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके आंसर देते हैं। तो ऐसे ही रिपब्लिक में सुकरात खुद ही चर्चा शुरू करते हैं और प्रश्न पूछते हैं और फिर निष्कर्ष देते हैं। किस प्रकार से, वो कोई भी चर्चा शुरू कर देंगे, पूछ लेंगे मोहन भाई बताइए कानून से आपका क्या अभिप्राय है, आप कानून को क्या समझते हो। तो ऐसे में सुकरात यहाँ से पूछेंगे, मोहन से कि मोहन भाई बताइए आपका कानून से क्या अभिप्राय है, आप कानून को क्या समझते हो। तो ऐसे में मोहन कुछ बताएंगे कि हम कानून को ये समझते हैं। तो सुकरात तो उनसे बोलेगा कि नहीं आप गलत समझते हो और ऐसा नहीं है। फिर और क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। फिर आखिरी में सुकरात खुद ही बोलेंगे, देखिए सुनिए अब मैं बताता हूँ क्या है। तो ऐसे वो किसी भी मुद्दे का फिर खुद से निष्कर्ष देते थे। बुद्धिमान थे, दार्शनिक थे, तो उनके उनके दर्शन को, उनके विचारों को कौन ही काट सकता था, मुश्किल ही था कोई काट सके। तो इसलिए जब प्रश्न पूछते थे तो एक कटाक्ष ये उसकी बात को काट देते थे सुकरात और बोलते थे कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, अब मैं तुम्हें निष्कर्ष देता हूँ। तो इस प्रकार से वो मुख्य वक्ता के रूप में पहले चर्चा शुरू करते हैं, फिर प्रश्नों के प्रश्न पूछते हैं और फिर आखिरी में खुद निष्कर्ष भी देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि प्लेटो का अपने गुरु के प्रति कितना सम्मान है कि अपनी रचनाओं में सुकरात का वर्णन कर रहा है। और ऐसा भी कहते हैं कि जब सुकरात ये सब चीज़ें कहता है तो प्लेटो अपने विचारों को सुकरात के मुंह से कहलवा रहे हैं, क्योंकि सुकरात ही है मुख्य वक्ता इनकी बुकों में। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए सुकरात ने कोई ग्रंथ लिखा भी था ऐसा हमें कोई भी वर्णन नहीं मिलता। आमतौर पर कह देते कि सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन इतिहास की एक बात होती है, जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जो चीज़ें अवशेष के रूप में हमें मिल जाती हैं, हम उन्हीं को मानते कि हाँ ऐसा हुआ होगा। जो चीज़ नहीं मिली हम उसे नहीं मानते कि ऐसा हुआ भी होगा। तो सुकरात का कोई भी ग्रंथ हमें नहीं मिला। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि इनसे तंग आकर एथेंस की सत्ता ने इनको मृत्युदंड दे दिया था और इनके विचारों को दबाने के लिए क्या पता ऐसा हुआ हो कि इनके ग्रंथों को जला दिया गया हो, इनके ग्रंथों का कोई अवशेष छोड़ा ही ना हो। या फिर ऐसा हो सकता है जो सुकरात थे वो डायलॉग्स में बिलीव करते थे, वही वार्तालाप, वाद विवाद, किसी को भी लेकर खड़े हो जाते थे, पूछते थे कि भाई ये बताइए आपका जीवन क्या है, जीवन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं, क्या उसको करने का कोई मतलब है। ऐसे सवालों में काफ़ी उलझे रहते थे, तो उनको वो बुक्स पर, ग्रंथ लिखने पर कुछ ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे। तो समझ में आता है कि ठीक है उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर उनके विचारों को कैसे पता लगा कि वे ऐसे वाद संवाद की बात करते हैं, किस प्रकार से वो ज्ञान की बात करते हैं। तो पता लगता है हमें उनके विचारों का, हमें जेनोफोन और प्लेटो की रचनाओं से हमें पता लगता है। प्लेटो की आरंभिक जो रचनाएं थी जैसे रिपब्लिक से हमें पता लगता है, स्टेट्समैन से पता लगता है, लॉस से पता लगता है हमें सुकरात के बारे में। और ऐसा भी कहा जाता है कि सुकरात के जो प्लेटो के विचार हैं वो सुकरात के विचारों को प्रमाणित करते हैं, और जो प्लेटो के विचार हैं वो प्रमाणित प्रतिनिधि करते हैं। मतलब जो प्लेटो कह रहे हैं ऐसा ही कुछ सुकरात ने भी कहा था, क्योंकि गुरु चेले थे, एक जैसी विचारधारा होगी उनकी, एक जैसी समझ होगी उनकी। और कैसे थी एक जैसी समझ वो हम आगे देखेंगे। आगे जो प्लेटो की रचनाओं में, प्लेटो के ग्रंथों में हमें वर्णन सुकरात का मिलता है, और जेनोफोन की रचनाओं में, जेनोफोन के ग्रंथों में हमें जो सुकरात का वर्णन हमें देखने को मिलता है, उससे हमें समझ में आता है, हमें कुछ सुकरात के कुछ विचार समझ में आ जाते हैं कि अच्छा ऐसा तो सुकरात ने कहा ही होगा। तो क्या कहा होगा, तो सुकरात के अनुसार ज्ञान प्राप्ति जो है एक मानसिक क्रिया है, और सत्य को अगर पाना है तो सत्य को पाने के तरीके क्या हैं, वाद विवाद, वार्तालाप और तर्क विद्या। तो आप पूछेंगे, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे कि वाद विवाद से कौन सा सत्य निकल कर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर सुकरात क्या कहना चाहते हैं।
आपने अपने कॉलेजों में काफ़ी बार डिबेट्स देखी होंगी। ये ग्रुप ए होता है, यहाँ पर ग्रुप बी होता है। कोई मुद्दा ले लिया जाता है, कोई टॉपिक डिसाइड कर लिया जाता है और उसके ऊपर दोनों पक्ष, एक पक्ष में बोलते हैं, एक विपक्ष में बोलते हैं। तो ऐसे में जो पक्ष वाला ग्रुप होगा वो अच्छी अच्छी बातें कहेगा इस मुद्दे के बारे में। वहीं दूसरी ओर जो बी ग्रुप होगा वो इसकी बुराइयां गिनवाएगा। अब काफ़ी सारी बुराइयां ऐसी होंगी जो बिल्कुल हाँ कि बुराइयां हैं, और काफ़ी सारी अच्छाइयां ऐसी होंगी कि हाँ अच्छाइयां हैं। लेकिन काफ़ी सारी बुराइयां ऐसी होंगी जो केवल बुरा बोलने के लिए की जा रही है, उनका मतलब में कोई डिसएडवांटेज है नहीं, में असलियत में उस मुद्दे की बुराई है नहीं, तो उनको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो फालतू में फेंका जा रहा हो कि अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होगी, वो मनगढ़ंत होगी, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। तो इन दोनों पक्षों के निष्कर्ष में हमें क्या मिलेगा? जो वास्तविक होगा वो मिलेगा। किसी एक मुद्दे की ये बात को, इस बात को पता कर पाएंगे हम कि अच्छा इस बारे में ये बात सही है और इस बारे में ये बात गलत है। तो इस प्रकार से हमें सत्य का पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल देने से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफ़ी डिबेट चल रही है। डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं, और जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जो विकसित देश हैं, उनके बीच में एक डिबेट चल रही है। किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ठीक है। जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप इतना प्रदूषण क्यों कर रहे हो? आपके प्रदूषण करने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वातावरण काफी तेजी से बदल रहा है, तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। अब ठीक है, इन्होंने ये कहा। अब डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज क्या बोलती है? वो कहती हैं हाँ ये सब हो रहा है, लेकिन आप हमें तो रोक रहे हो। आपने कभी ये सोचा है कि आप ये 100-200 सालों से जो ये माल फूक रहे हो, आप 100-200 सालों से जो इतना पोल्यूशन करके बैठे हो, उसका कितना नुकसान हुआ होगा? और अब जब हमारी बारी आई है डेवलप करने की, अब आप ये क्लाइमेट चेंज कर रहे हो। तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज कहती है। अब देखो यहाँ पर दो चीज निकल कर आई। जो डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि आप ही पोल्यूशन कर रहे हो, आप ही की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि इन्होंने भी पहले पोल्यूशन कर चुका है। तो इस बात का हमें पता लग गया कि हाँ पोल्यूशन किया है। किसने बताया? इसने बताया। फिर अब डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहे हैं कि चलो ठीक है हमने कर दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अब भी करते रहोगे। अगर आप करते रहोगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, नुकसान होगा पूरे अर्थ को। तो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन हम क्या करें? आप हमें कुछ टेक्नोलॉजीज दिए, हम आज आप हमें पैसे दीजिए जिससे हम भी अपनी टेक्नोलॉजीज को बढ़ा सकें। तो हमें क्या बात निकल कर आई कि ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी पैसे चाहिए टेक्नोलॉजी बदलने के लिए जिससे क्लाइमेट चेंज नियंत्रण में आ सके। तो ये कुछ इस प्रकार है, वाद विवाद से हल निकलते हैं, वाद विवाद से सत्य का पता लगता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सुकरात की मृत्यु। प्लेटो के जीवन काल में दो घटनाएं ऐसी आती हैं जिनकी वजह से उनकी विचार शैली, उनके सोचने का तरीका ही बदल गया। उनके जो ग्रंथों में हम चीज़ें देखने को मिलती हैं वो उनकी दो घटनाओं से प्रभावित हैं। पहली तो घटना ये है कि सुकरात की मृत्यु, किस प्रकार से सुकरात एक महान दार्शनिक की मृत्यु कर दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया। और दूसरी घटना ये है, दूसरी घटना को भी हम देखेंगे जब उनको एक राज्य के द्वारा निमंत्रण आता है, जो कि हम आगे देखेंगे वो निमंत्रण क्या था, कैसे उस घटना का प्लेटो के जीवन पर प्रभाव पड़ा, तो हम देखते हैं। तो देखिए सुकरात की मृत्यु। अब सुकरात एथेंस नगर राज्य में थे। तो जिस समय सुकरात थे ये वो स्थिति थी एथेंस नगर राज्य की जब वहां पर लोकतंत्र था। और लोकतंत्र ऐसा नहीं जैसा हम आज देखते हैं, लोकतंत्र उस समय का भिन्न था। आज तो हम देखते हैं कि सभी लोग नागरिक होते हैं, सभी लोग मतदाता होते हैं, सभी लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, राजनीति में भागीदारी लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कुछ ही लोग होते थे एक राज्य में, एक नगर राज्य में, जो पूरे राज्य को चलाते थे। देखिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जो हम किसी विचारक को पढ़ते हैं
तो हम ऐसा ना करें कि हम अपने अपने समय को उससे तुलना करें। हमें क्या करना है, उसके समय में जाना है। हम जो ये बात कर रहे हैं, ये 400 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच की बात कर रहे हैं। तो आप अपनी कल्पनाओं में इसी समय में जाइए कि इस समय कैसी व्यवस्था होगी, क्या चल रहा होगा। हम जानते हैं इस समय में स्लेवरी थी, और हम ये भी जानते हैं कि महिलाओं को कुछ ज़्यादा अधिकार थे नहीं, और जो स्लेव होते थे, जो दास होते थे, उन पर स्वामियों को पूरा अधिकार होता था। कुछ ही लोग जो होते थे जो इतने फ्री हो पाते थे कि वो राज्य के कार्यों में संलग्न हो सके, राज्य के कार्यों में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। आज के समय के अनुसार नहीं कि सबको स्वतंत्रता है कुछ भी करे। उस समय काफ़ी रिसोर्सेज भी काफ़ी कम थे और हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी कम हुआ करती थी। तो हमें इस प्रकार से सोचना है। तो जब सुकरात का समय था, तो उस समय एथेंस में लोकतंत्र था, और सुकरात ये देख रहे थे कि जो एथेंस है वो अपनी गर्द की तरफ जा रहा है, वो पतन की तरफ जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है लोकतंत्र की वजह से। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में हम क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र में जैसे हम सब मिलकर फैसला ले रहे हैं। तो जो असली मुद्दे थे, असली मुद्दे कैसे, कि राज्य को किस प्रकार से समृद्धि की ओर लेकर जाया जाए, राज्य में शिक्षा प्रणाली किस तरह से दुरुस्त की जाए, राज्य में शासन प्रणाली किस तरह से दुरुस्त रहे, विदेशियों से कैसे बचें, विदेशी आक्रमण से कैसे बचें, इन सभी मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। किस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा था? लोकल पॉलिटिक्स। जैसा हम लोकतंत्र में देखते भी हैं, भारत में हम काफ़ी देखते हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की कमियां निकालने में लगी रहती है। जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर तो ध्यान दिया ही नहीं जाता। कई बार मुद्दे जाति के, कई बार धर्म के मुद्दे सामने आ जाते हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है। तो ऐसा ही सुकरात कहते हैं कि भाई आप लोग लोकतंत्र में क्या कर रहे हो, जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर तो ध्यान जा ही नहीं रहा आपका, लोकल पॉलिटिक्स में आपका ध्यान है। और इससे एथेंस राज्य कितना पिछड़ रहा है, स्पार्टन राज्य कितना आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में सुकरात सोचते हैं क्या किया जा सकता है। तो सुकरात कहते हैं कि एक दार्शनिक राजा आना चाहिए, एक ऐसा राजा आना चाहिए जिसके हाथ में पूर्ण सत्ता हो, जिसके हाथ में सारी सत्ता हो, और वो अपने ही फैसलों से, उसे किसी की बात सुननी ना पड़े, वो किसी के अधीन ना हो। तो ऐसे में अगर होगा तो वो अपने विचारों से, और दार्शनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दार्शनिक विवेकशील होता है, उसके पास विवेक होता है, वो बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति के अगर अंडर में राज्य रहेगा, नगर राज्य रहेगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना आगे जाएगा। आज भी हम जब भारत में बात करते हैं कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, तो हमारा नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे नेता इस प्रकार से होना चाहिए कि उसमें तर्क हो, उसमें बुद्धि हो, कि राष्ट्र को किस प्रकार से आगे ले जाना है, वो छोटे छोटे मुद्दे में ना फंसे। तो ऐसा ही सुकरात कहते हैं। सुकरात कहते हैं एक दार्शनिक राजा आना चाहिए, एक बुद्धिमान राजा आना चाहिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाया जाना चाहिए, और उसके हाथ में पूरी सत्ता सौंप देनी चाहिए, पूरी सत्ता सौंप देनी चाहिए। और फिर एथेंस नगर राज्य अपनी समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा, वो वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना शुरू करेगा। तो ऐसे में समझ में आता है कि ये सुकरात पूर्ण सत्तावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब किसी भी राज्य में किसी भी व्यवस्था को कोई चेंज करने की बात करता है, तो जो पहले से व्यवस्था काबिज है, लोकतंत्र, उसमें जो लोग काबिज हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनको परेशानी होगी, उनको डर लगेगा कि यार ये व्यक्ति हमारी सत्ता नाम से छीन ले। और उनको लगा भी, क्यों? क्योंकि ये सुकरात कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, ये उस समय के महान दार्शनिक थे, काफ़ी प्रख्यात थे। तो ऐसे में ये डर लगना, ये घबराहट होना स्वाभाविक था कि ऐसा ना हो सुकरात एथेंस के लोगों को अपने प्रभाव में ले लें। और ऐसा हो भी जाता, एथेंस के लोग अपने प्रभाव में ले ले और हमारी सत्ता हमसे छिन जाए। तो ऐसे में लोकतंत्रवादियों ने षड्यंत्र बनाया, और सुकरात के बारे में कहा कि ये तो राज्य विरोधी गतिविधियां कर रहा है, और कानून के तहत इसको मृत्युदंड देने की बात की गई, और कहा गया कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा क्योंकि ये राज्य विरोधी बातें कर रहा है। और इसको कहा गया कि इसको हम विष का प्याला पिला देंगे। तो ये बात हुई। तो हम आगे देखते हैं। सुकरात को कहा गया कि आपको विष का प्याला पिलाया जाएगा। ऐसे में सुकरात के पास दो विकल्प आ जाते हैं। पहला क्या, कि वो राज्य की बात मानकर विष का प्याला पी ले और मृत्यु को प्राप्त हो जाए।
दूसरा, जो सुकरात के काफ़ी सारे मित्र थे वो उनसे कहने लगे कि आप एक काम कीजिए, आप हमारी बात मानिए और राज्य से भाग जाइए, हम आपको बंदी गृह से निकालने में काफ़ी मदद करेंगे और आपको निकाल देंगे वहाँ से। तो दो रास्ते थे, एक तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, एक राज्य से भाग जाए। ऐसे में अरस्तु स्वीकार करते हैं कि नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं राज्य के अंदर ही रहूंगा और राज्य ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि राज्य की आज्ञा मानना ही नागरिकों का सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो राज्य ने ठीक है मुझे मृत्यु दंड दे दिया, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, तो मैं मृत्यु दंड को भी, मैं विष के प्यालों को भी सुखी से ग्रहण कर लूंगा। वो आप में से काफ़ी सोचेंगे यार क्या पागल आदमी था, क्या इसने ऐसे क्यों किया, भाग जाता, कहीं और जाकर कोई और ग्रंथ लिख देता, बुक लिख देता, वहाँ के लोगों को प्रभावित कर देता, फिर आ जाता एथेंस में। तो ऐसा नहीं। अगर आपको समझना है कि सुकरात ने ऐसा क्यों किया, तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। हम जानते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी देने की बात आई तो उनसे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपको फांसी होने वाली है और आप एक काम कीजिए, अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांग लीजिए। आप अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगोगे तो शायद ऐसा हो जाए कि आपकी जो फांसी है उसको माफ़ कर दी जाए, आपकी फांसी को रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में भगत सिंह क्या कहते हैं? ऐसे में भगत सिंह बोलते हैं कि नहीं, अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ अंग्रेजी हुकूमत से, तो जो स्वतंत्रता संग्राम अभी चल रहा है वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे फांसी लग जाती है, तो जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा है उसमें एक नई ऊर्जा आ जाएगी, उसमें जो मेरा प्रभाव है वो और बढ़ जाएगा और हम जल्दी से स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसे में भगत सिंह ये भी कहते हैं कि मेरा जीवन इतना ज़रूरी नहीं है जितनी अब मेरी मृत्यु ज़रूरी होने वाली है। मेरी मृत्यु से पूरे भारत में भूचाल आ जाएगा और अंग्रेजी सत्ता उखड़ उखड़ जाएगी। तो ऐसा ही सुकरात का था कि अगर मैं अपने ही सिद्धांतों पर नहीं चलूंगा तो आने वाले लोग कैसे मेरे सिद्धांतों पर चलेंगे? तो वो सिद्धांत क्या थे? राज्य की बात मानना, नागरिकों का कर्तव्य है कि राज्य की हर बात को मानना। तो सुकरात राज्य की बात को मानते हैं, कानून को मानते हैं और विष का प्याला पी लेते हैं। तो ये थी सुकरात की मृत्यु की घटना। अब जब ये सब हुआ तो प्लेटो भी ये सब देख रहे थे। उस समय प्लेटो सुकरात के स्टूडेंट हुआ करते थे। वो देख रहे थे कि किस प्रकार से लोकतंत्र ने, किस प्रकार से कानून की सहायता से इन मूर्ख लोगों ने एक महान दार्शनिक को मृत्युदंड दे दिया। और क्यों दिया? क्योंकि उनको इस व्यक्ति की, इस दार्शनिक, इस महान दार्शनिक की बात समझ में नहीं आई। तो यहाँ से प्लेटो के अंदर कानून और लोकतंत्र के प्रति नफरत आ जाती है। तो ये पहली घटना थी जिसने प्लेटो को झंझोर दिया, प्लेटो के विचारों को प्रभावित किया। अब हम आगे देखते हैं। तो ये थी पहली घटना। अब हम जानते हैं, अब हमने पढ़ लिया कि सुकरात और प्लेटो के बीच में किस प्रकार से संबंध था, क्या क्या घटनाएं इनको जोड़ती हैं और किस घटना ने, किस सुकरात की घटना ने प्लेटो को प्रभावित किया। आगे हम देखते हैं प्लेटो के जीवन के बारे में। तो प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में होता है और 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्लेटो, जिनको अफलातून भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम अफलातून है, इनको पश्चिमी परंपरा में सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतवादी माना गया है। इनको जनक माना जाता है राजनीतिक दर्शन का। और अगर हम बात करें इनके आगे, तो प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो था एरिस्टोक्लीज। आप बोलेंगे जब वास्तविक नाम ये था फिर प्लेटो कैसे पड़ा? तो प्लेटो काफ़ी हष्ट पुष्ट इंसान थे। ऐसा नहीं था कि वे कमज़ोर से इंसान थे जैसे आजकल हम देखते हैं साइंटिस्ट लोगों को। वे काफ़ी हष्ट पुष्ट इंसान थे, काफ़ी सुंदर व्यक्तित्व के मालिक थे वो। और ऐसा भी नहीं था कि वे, ऐसा बोलते हैं ना कि जो ये स्कॉलर लोग होते हैं, जो विचारक होते हैं, इनके पास कोई काम होता नहीं है, इन्हें कोई काम मिलता नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे लिखने बैठ जाते हैं, विचार करते हैं और कुछ भी विचार देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। प्लेटो एक हष्ट-पुष्ट इंसान थे, काफ़ी विख्यात थे, काफ़ी प्रसिद्ध भी थे अपने राज्य में। वो खेल कूद में भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। कई खेलों में उन्होंने इनाम जीते हैं और उनको एथेंस का वीर सैनिक, वीर सिपाही के रूप में भी काफ़ी जाना जाता था।
और रही बात उनको प्लेटो कैसे पड़ा नाम, तो उनके वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे, उनका शरीर काफ़ी बड़ा था और वे काफ़ी चौड़े कंधे थे उनके। तो चौड़े कंधे होने की वजह से तो उनका नाम प्लेटो पड़ गया। और ये किसने रखा? उनके व्यायाम के कोई गुरु थे, उन्होंने नाम रखा उनका प्लेटो। आगे हम देख लेते हैं। अब प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में होता है। अब कुलीन परिवार कौन होता है? कुलीन परिवार वो होता है जो कि राजा के परिवार से संबंधित होता है। तो कुलीन परिवार में प्लेटो का जन्म होता है। तो जाहिर सी बात है, अब प्लेटो का कुलीन परिवार में जन्म होता है तो काफ़ी समृद्ध थे, काफ़ी अमीर रहे होंगे और राज्य के कार्यों को उन्होंने काफ़ी बारीकी से, काफ़ी नज़दीकी से देखा भी होगा। तो ऐसे में उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं विरासत में उन्हें मिलती हैं। तो आप बोलोगे राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम सभी में देखने को मिलती है हमें कि सब आज के समय हम देखते हैं, सभी बोलते हैं कि ऐसे नेता के बारे में, फिर पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आज के समय की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये लगभग 2000 साल पहले से भी पुरानी बात हो रही है, जहाँ पर राज्य में, एक नगर राज्य में जो सभी लोग रहते थे वो सभी नागरिक नहीं होते थे और सभी लोग राजनीति में भागीदारी नहीं लेते थे। ये लोग तो कभी समझते ही नहीं थे कि हम कभी राजनीति के बारे में सोच भी सकते हैं। इनको आज़ादी ही नहीं थी, केवल ये जो वर्ग था यही राजनीति के बारे में सोचता था और राज्य के बारे में फैसले लेता था। तो ऐसे में इनको कुलीन परिवार से आते थे, तो राजनीति के प्रति इनमें महत्वाकांक्षा इन्हें विरासत में मिली, परिवार में इन्होंने काफ़ी देखा। और जब ये 20 वर्ष की आयु में थे तभी ये सुकरात के पास आ गए थे और ये उस पहले से ही काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो ऐसे में जब सुकरात इनकी विचारशैली को देखते हैं, तर्क विद्या को देखते हैं, तो सुकरात भी काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं इनके विचारशैली से। और फिर हम जानते हैं 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया, उनको जहर का प्याला पीने के लिए बोल दिया गया। और उस समय प्लेटो 28 वर्ष की आयु में थे और प्लेटो ये सब कुछ चीज़ देख रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सुकरात की मृत्यु का प्लेटो पर भारी प्रभाव पड़ा। तो अब सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया है। अब प्लेटो ये सोच रहा है कि यार ये कैसे हो गया, इतना महान दार्शनिक और इसको ऐसे मृत्युदंड दे दिया गया, ये कैसे लोग हैं, कैसी व्यवस्था है, कैसा न्याय है ये, और कैसा कानून है ये, जिसकी वजह से एक महान दार्शनिक को इस प्रकार से निर्ममता से मृत्युदंड दे दिया गया और विष का प्याला सबके सामने पीने के लिए बोल दिया गया। इससे प्लेटो काफ़ी प्रभावित हुए। फिर उन्होंने सोचा, अब इस कारण से उनमें लोकतंत्र और कानून के प्रति काफ़ी नफरत आ गई, क्योंकि उनके गुरु को, प्लेटो के गुरु को लोकतंत्र और कानून की वजह से मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्युदंड मिला। तो ऐसे में वो लोकतंत्र को और कानून को अच्छा नहीं मानते थे। तो वो विचार करते हैं, अब विचारक हैं, दार्शनिक हैं में भी, तो विचार कर रहे हैं कि ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है। अभी कोई सैनिक तो है नहीं कि अपने गुरु की मृत्यु हुई और तलवार उठा लेंगे कि मैं सबका सर कलम कर दूंगा, सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये दार्शनिक हैं, इन्होंने विचार करना शुरू किया। ये अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं, समाज के विषय में सोच रहे हैं कि ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जहाँ पर इतना कुकर्म ना हो, जहाँ पर एक दार्शनिक को मृत्युदंड ना दी जाए। ऐसा क्या व्यवस्था हो सकती है, ऐसी क्या शासन प्रणाली हो सकती है जो कि बेहतर हो, जो सबसे बेहतर हो। तो इसी विचार को लेकर, इसी चिंतन को लेकर वे यात्रा करनी शुरू करते हैं। बेहतर शासन की खोज में वो यात्रा करनी शुरू करते हैं। वो काफ़ी सालों तक, दशकों तक देश विदेश में घूमते हैं। वो यूनान में घूमते हैं, मिस्र में घूमते हैं, इटली में घूमते हैं, वो फ्रांस भी जाते हैं। किस लिए जाते हैं? एक बेहतरीन शासन प्रणाली की खोज में, जो अन्य शासन प्रणालियां थी उस समय की, उनके अध्ययन के लिए, कि इस शासन प्रणाली में, इटली में गए, वहाँ पर देखा कि अच्छा ऐसी शासन प्रणाली है, इसकी क्या खूबियाँ हैं और क्या इसके नुकसान हैं। फिर वो फ्रांस में गए, वहाँ पर जाकर देखते हैं अच्छा यहाँ पर दूसरी शासन प्रणाली है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान हो रहे हैं जनता को। मिस्र में गए,
और विद्वानों का ये भी कहना है कि वो भारत भी आए थे। वैसा क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी यात्रा के दौरान में भारत भी आए थे और भारत में उन्होंने वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। वैसा क्यों कहते हैं? वैसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें, और प्राचीन भारत में जो धर्म संबंधी विचार थे उनमें काफ़ी मेल है, काफ़ी मिलते जुलते से पाए जाते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत में ये सब चीज़ें चल रही थी, हम जानते हैं, और प्लेटो को कोई ऐसे वायरलेस कनेक्शन से महसूस हुआ हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, प्लेटो यहाँ पर कुछ वर्ष रहकर गए होंगे, उन्होंने वेदांत की यहाँ पर शिक्षा प्रणाली जो है, यहाँ की व्यवस्था को पढ़ा होगा और जाना होगा कि हाँ ये प्रणाली तो काफ़ी बेहतर है, इसको लागू किया जा सकता है या फिर इससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। तो विद्वान कहते हैं कि वो भारत भी आए थे। और आपको ये ध्यान देना होगा कि आज के समय में हम धर्म शब्द जो है इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? पंथ के रूप में करते हैं। पंथ कैसे? हिंदू धर्म बोल दिया हमने, रिलीजन के रूप में करते हैं हम। लेकिन यहाँ पर धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, यहाँ पर धर्म का मतलब है कर्तव्य से, ठीक है, हमारी ड्यूटी से। तो हमें ये मतलब समझना होगा, ऐसा ना हो कि हम धर्म को माने कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, नहीं, ये कर्तव्य की बात हो रही है। जो कर्तव्य से संबंधित सिद्धांत थे भारत में कि राजा के कर्तव्य क्या होंगे, नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे, क्षत्रियों के कर्तव्य क्या होंगे, इन सब बातों का न्याय का सिद्धांत जो है प्लेटो का, उस पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए काफी विद्वान कहते हैं कि प्लेटो कुछ समय के लिए भारत भी रहकर गए थे। अब ये थी प्लेटो की यात्रा, देश विदेश की यात्रा। देखिए, हम प्लेटो के शुरुआत में अभी हम जीवन को पढ़ रहे हैं, किस तरह से उनका जीवन बीत रहा है, किस तरह से वे आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि वे ऐसे विचार उनके मन में क्यों आए, न्याय के विचार, दार्शनिक राजा के विचार। अभी तक हम क्या देख पाए हैं? अभी तक हमने देखा कि क्यों वे कानून को इतना बुरा मानते हैं, क्यों वो कानून में विश्वास नहीं रखते, और क्यों वे लोकतंत्र को बुरा मानते हैं। वो अगर आप इन्हीं बातों को केवल फैक्ट के रूप में, केवल तथ्य के रूप में किसी बुक में पढ़ लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आप बस रटने की कोशिश करोगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आप नहीं रट पाओगे। बेहतर होगा आप समझ लीजिए। फिर ठीक है, उन्होंने यात्रा करी, देश विदेश की यात्रा करने के बाद वो फिर अपने घर लौटे, अपने नगर राज्य लौटे, एथेंस में लौटे, और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना करी। प्लेटो ने जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी उसको अकादमी कहते हैं, और इसको यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किसको? अकादमी को। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अरस्तु हैं वो भी इसी अकादमी की देन है, ठीक है, इसी अकादमी की देन है। अरस्तु भी बाद में आ जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से आते हैं और कहाँ से वो आते हैं। तो दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए वो अकादमी की स्थापना करते हैं। और ये हमें देखो, ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो जब प्लेटो देश विदेश की यात्रा कर रहे थे तो काफ़ी सारे मैथमेटिशियन से मिले, वो पाइथागोरस से भी मिले। तो ऐसे में उनको काफ़ी समझ में आया कि तर्क शक्ति विकसित करने के लिए आपको जियोमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए वो अपने अकादमी के गेट पर ये लिखवा कर रखते हैं कि जिसको ज्योमेट्री आती है, जिसको ज्यामिति आती है, केवल वही मेरी अकादमी में प्रवेश कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, हम जानते हैं प्लेटो ने न्याय संबंधित विचारों को आगे रखा। तो न्याय सिद्धांत जो व्याख्या है वो प्लेटो अपने आदर्श राज्य की संकल्पना से प्रस्तुत करते हैं। और ये बात वे कहाँ पर लिखते हैं, कौन से बुक में लिखते हैं, कौन से ग्रंथ में लिखते हैं? तो वो है उनका अमर ग्रंथ रिपब्लिक। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दिए, रिपब्लिक। रिपब्लिक में वो अपने न्याय के सिद्धांत को देते हैं। दार्शनिक
राजा और आदर्श राज्य के माध्यम से अपने न्याय के सिद्धांत को समझाते हैं। अब आप पूछोगे कि न्याय के सिद्धांत के लिए आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा, तो हाँ, ये सब जो प्रपंच किया गया प्लेटो के द्वारा वो केवल इसलिए ही किया गया, जो न्याय है इसको समझाने के लिए ही सारा प्रपंच किया गया कि न्याय कौन से देश में होगा, न्याय कैसी व्यवस्था में होगा। तब इसमें समझाते हैं कि न्याय जो होगा आदर्श राज्य में होगा, आदर्श राज्य में होगा। और आदर्श राज्य का नेतृत्व कौन करेगा? वो करेगा दार्शनिक राजा। तो ये सब जो प्रपंच किया जा रहा है प्लेटो के द्वारा वो न्याय के सिद्धांत को समझाने के लिए किया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक और बात को ध्यान में रखना होगा कि रिपब्लिक जो है ये तो टाइटल हो गया उनके ग्रंथ का, लेकिन सब टाइटल भी है। सब टाइटल क्या है उनके ग्रंथ का? वो है कंसर्निंग जस्टिस, जिसको हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, न्याय मीमांसा कहते हैं, न्याय मीमांसा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वो न्याय की बात करते हैं और वो किसके माध्यम से समझाना चाहते हैं? आदर्श राज्य के माध्यम से। अब हम आगे जानते हैं कि प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो कहते हैं अगर आपको समाज का उद्धार करना है, अगर आपको समाज का उद्धार करना है, अगर किसी समाज का उद्धार चाहिए कि वो प्रगति करे, वहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ पर कम से कम अपराध हो और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, तो ऐसे में आवश्यकता है, और ये तभी हो सकता है जब शासन जो है, शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथों में आ जाए, या फिर जो शासन कर रहा है उस समय उस राज्य में वो स्वयं दर्शन शास्त्र को पढ़े, दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करे और खुद दार्शनिक बन जाए। तब ही जाकर किसी भी समाज का उद्धार हो सकता है। अब आप बोलेंगे क्यों जरूरी है भाई? कोई भी कर सकता है, मतलब जिसके हाथ में पावर आए वो कर लेगा। हम देखते हैं कि अब आज के समय में कोई भी नेता बन जाता है, वो कर लेता है, वो कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्लेटो कहते हैं कि देखिए आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? वो ये है कि जब आप बीमार होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, क्या आप किसी ऐसे आम इंसान के पास चले जाते हैं कि भैया मेरे पुत्र का, मेरे पुत्री का, फिर मेरा इलाज कर दीजिए? नहीं ना। आप किसके पास जाते हैं? अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उन दवाइयों में, उन बीमारी को जानने में विशेषता है, वो विशेषज्ञ है दवाइयों का, बीमारियों का। तो आपको विश्वास है कि हाँ उसके पास जाएंगे वो ठीक कर देगा। आप दवाई लेने के लिए मोची के पास नहीं जाओगे, आप दवाई लेने के लिए मिस्त्री के पास नहीं जाओगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपको घर बनवाना है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप मोची के पास नहीं जाओगे, आप किसके पास जाओगे? आप मिस्त्री के पास जाओगे, सिविल इंजीनियर के पास जाओगे कि भाई हमारा घर बना दे। और आपको विश्वास है कि हाँ यार इसने पढ़ाई कर रखी है और ये कर लेगा, ये बना देगा। अगर आपको जूता बनवाना है तो किसके पास जाओगे? मोची के पास जाओगे। बाल कटवाने बार्बर के पास जाओगे। तो इसी प्रकार से प्लेटो बोलते हैं कि जब आप छोटे छोटे कार्यों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मकान के लिए, जो कि राज्य से कंपेयर करें तो काफ़ी छोटे छोटे कार्य हैं, इन कामों के लिए जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हो जो इन कामों को अच्छी तरह कर दे, उनको इस बारे में ज्ञान हो, उसने काफ़ी पढ़ाई कर रखी हो उस चीज़ की, फिर क्यों जब राज्य की बात आती है आप किसी को भी सर पे चढ़ा के बैठ जाते हो? फिर क्यों जब राज्य की बात आती है आप किसी को भी अपना नेता बना लेते हो, किसी को भी सत्ता पर बैठा देते हो, किसी को भी ये अनुमति या फिर शक्ति दे देते हो कि वो हमारे लिए कानून बना दे? तो ऐसे तो गलत होगा ना। ऐसे तो फिर गर्द में जाएगा ये राज्य, क्योंकि उनमें कुशलता है ही नहीं, उनकी ये कुशलता को देखा ही नहीं गया। तो पूछा गया कि फिर बताइए कि किन में कुशलता होगी? तो ऐसे में प्लेटो कहते हैं कि जिन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रखी होगी, जो दार्शनिक होंगे, उन्हें ही पता होगा सही गलत में अंतर क्या होता है, उन्हें ही पता होगा कि छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे क्या होते हैं, उन्हें ही पता होगा कि किस प्रकार से किसी राज्य को, किसी देश को उन्नति की तरफ ले जाया जाए, सबको लेकर चला जाए। क्यों? क्योंकि उसका अपना हित नहीं होगा, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा। तो इसलिए प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिकों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ना कि लुल्लू पंजू जो होते हैं ऐसे ही बैठ गए, वो पैसे देकर बैठ गए। आज के समय में भी आप देख लीजिए, जब कोई भी अगर आपके
क्षेत्र का जो सांसद है या विधायक है, अगर वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है, तो वो सही मुद्दों पर ध्यान देगा, वो डेवलपमेंट पर ध्यान देगा। वहीं अगर वो नेता भ्रष्ट है और अनपढ़ है, अनपढ़ मतलब उसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि उसने पहले नहीं की है, बिना आज के समय जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ना पढ़े भी कोई ज्ञानी हो सकता है, उस विधायक में, उन सांसद में विवेक नहीं है, तो वो उल्टे सीधे मुद्दों पर ध्यान देगा। कैसे? एक पक्ष से दूसरे पक्ष को लड़वा देगा, घोटाला करेगा। तो इसमें कहाँ राज्य का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो ऐसे ही बोलते हैं कि दार्शनिक ही जानता है कि किस प्रकार से शासन को सही से चलाया जाए, किस प्रकार से किस राज्य को सही से चलाया जाए। और यही बात को सोचकर अरस्तु, यही बात को सोचकर सुकरात भी अपनी बात रखते हैं कि पूर्ण सत्ताधारी होना चाहिए व्यक्ति, उसके हाथ में सारी पावर होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों प्लेटो ऐसा कहता है कि अगर समाज का उद्धार देखना है, समाज की उन्नति देखनी है, तो शासन की व्यवस्था दार्शनिक के हाथ में होनी चाहिए, या फिर जो शासन है वो दर्शन शास्त्र को समझ ले और दार्शनिक राजा बन जाए, दर्शन को समझ ले और दार्शनिक बन जाए, फिर वो अच्छा शासन बन जाएगा, उसको सही गलत का अंतर समझ में आ जाएगा, वो छोटे छोटे मुद्दों में नहीं उलझेगा, वो अपने समाज को ही समृद्धि की तरफ ले जाने में सहयोग करेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से सुकरात काफी प्रसिद्ध थे, ऐसे ऐसे विचारों को देने के बाद जब पता लगा कि प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य थे वो वापस आ गए हैं और ऐसे ऐसे विचार दे रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी राज्य समृद्धि की तरफ बढ़ सकता है, कोई भी व्यवस्था कैसे सही हो सकती है, नागरिक किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, ऐसी ऐसी जब बात कर रहा है तो आसपास के जो नगर राज्य हैं, जाहिर सी बात है उन्हें उत्सुकता होगी कि यार इसको अपने यहाँ बुला लिया जाए और इसको बोले कि यार हमारी भी व्यवस्था ऐसी कर दे, हम भी चाहते हैं कि हमारी राज्य में चारों तरफ समृद्धि समृद्धि हो, सब लोग खुशहाल हों और सब न्यायप्रिय हों। तो ऐसी ही बातें प्लेटो के बारे में फैलने लगी कि यार प्लेटो आया है, वो ऐसी ऐसी व्यवस्था के बारे में कह रहा है, क्यों ना उसको बुला लिया जाए। तो ऐसा होता भी है। सिसिली के शासक डियोनिसियस प्लेटो को 387 ईसा पूर्व में निमंत्रण भेजते हैं और बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया जी आप हमारे राज्य में आइए और हमारे राज्य को, सिसिली को एक आदर्श राज्य बनाइए, जहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा चले, जहाँ पर समृद्धि समृद्धि हो, कोई विदेशी आंख उठाकर देख भी ना सके और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। कोई कौन नहीं चाहता सब कुछ अच्छा अच्छा हो, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है हर एक काम की, हर एक डेवलपमेंट की कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात को कोई नहीं ध्यान देता, केवल बस अच्छी अच्छी बातों पर ध्यान देते हैं कि समृद्धि आ जाएगी, विकास हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष लगेगा उसको कोई नहीं करना चाहता है। जैसे टॉप हर व्यक्ति करना चाहते हैं, हर व्यक्ति करना चाहता है, हर स्टूडेंट करना चाहता है, एग्जाम पास हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना नहीं चाहता, उसी कमर दुख जाती है। वैसे ही सब नेता देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य भी जाए समृद्धि की तरफ, लेकिन वे भ्रष्टाचार को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने निहित स्वार्थ को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपनी नीचता को छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे में कैसे चलेगा? तो ऐसे में उसको बुलाया जाता है कि भैया आप हमारे राज्य में आइए और हमारे राज्य को, सिसिली को आदर्श राज्य बनाइए। तो ऐसे में ठीक है, प्लेटो को तो अच्छा लगा कि यार सही बात है, मैं जाता हूँ। तो प्लेटो पहुँचते हैं सिसिली डियोनिसियस के राज्य में, और वहां पर उनका प्रयोग असफल हो जाता है, विफल हो जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो क्या हुआ, काफी कठिन थी ये व्यवस्था को लाना, जो प्लेटो सोचकर गया था काफी कठिन हो रहा था और काफी अनुशासन भी चाहिए था, और सत्ता परिवर्तन की भी बात प्लेटो ने कह दी थी कि सत्ता परिवर्तन करनी होगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने पुराने सीरियलों में देखा होगा, महाभारत रामायणों में, तो जो होते थे मंत्री या फिर जो जिनको राजगुरु कहा जाता था, वो किस प्रकार से राजा के आगे मुंह फट तरीके से बोल देते थे कि तुम राज्य, तुम राजा, तुम राजन, तुम सही नहीं कर रहे हो। जब हमारे पास भीष्म जैसा कुशल राजकुमार है, फिर एक और संतान देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, जब ऐसे महाभारत में बोला जाता है। तो ऐसा ही कुछ प्लेटो कर बैठते हैं। वो राजा जो शासक था उस समय का,
डियोनिसियस उसको बोल बैठते हैं कि सत्ता में परिवर्तन लाना पड़ेगा, आपको ही गद्दी से हटना पड़ेगा। और ऐसे में आपको एक और बात बता दूं, जो डियोनिसियस था काफ़ी क्रूर था। ठीक है, इसने बुला लिया उसको आदर्श राज्य बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी क्रूर था, काफ़ी गुस्सेल था। जब इसको पता लगा कि भाई ये काफ़ी कठिन है और काफ़ी अनुशासन चाहिए, और इससे भी बुरी बात, ये तो हमें गद्दी से हटाने की बात कर रहा है, ये तो ऐसा बोल रहा है कि भाई आपको ही गद्दी से हटना पड़ेगा, आप ही उपयुक्त नहीं हो, आप में इतनी क्षमता नहीं है और आप ही इतना परिवर्तन नहीं कर सकते अपने आप में जो है आपका राज्य आदर्श राज्य बन जाए। तो जहां उसने बात सुनी कि सत्ता परिवर्तन, गद्दी छोड़नी पड़ेगी, उसका तो संयम का बांध टूट गया। वो तो गुस्से में आकर उसने दंड देने के लिए डियोनिसियस ने प्लेटो को गुलाम बनाकर बेच दिया। उसको उत्पीड़न किया कि भाई तुम ऐसा कैसे कह दिया, तुमने मेरी सत्ता को ललकार दिया। और ऐसे में प्लेटो को गुलाम बनाकर उसको बेच दिया कि भाई ले दंड पकड़ तू और जा गुलाम बनाकर बेड़ियों में बांधकर उसको गुलाम बाजार में बेच दिया। वो तो शुक्र हुआ, वो तो शुक्र है प्लेटो के एक दोस्त का जो काफ़ी अमीर था, उसने प्लेटो को खरीदा और मुक्त कर दिया कि जा भाई तू मुक्त है, अब तू दास नहीं है, तू स्लेव नहीं है। तो ये हुआ था हमारे प्लेटो के साथ, और ये थी उनकी दूसरी घटना जिन्होंने उनके विचारों को परिवर्तन किया, जिस घटना ने उनके सिद्धांतों में परिवर्तन लाया और उनके सोचने की शक्ति को बदला, उनको वास्तविकता से परिचय करवाया। पहले जो वो अच्छी अच्छी बातें सोचकर चल रहे थे कि मानव स्वभाव तो अच्छा है, उसको बदला जा सकता है, और एक दार्शनिक राजा, एक आदर्श राज्य, अच्छी अच्छी बातें ये सब की जा सकती है। ऐसी घटना के बाद जब उसको गुलाम बनाया गया और उसको पीटा गया, उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ, उसको समझ में आया कि ना भाई इतना आसान नहीं है और शायद संभव भी नहीं है। तो ये थी दूसरी घटना। पहली कौन सी थी? सुकरात की मृत्यु। तो हम जान लेते हैं हमारे प्लेटो ने इस घटना से क्या सीखा। अब जाकर प्लेटो की आंखें खुली। अब ये कुछ ऐसा ही है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम किसी दार्शनिक को पढ़ते हैं, किसी थिंकर को पढ़ते हैं, तो उसको एक यात्रा में पढ़िए। जैसे आपका जीवन एक यात्रा है, जीवन से लेकर मरण तक एक यात्रा है। आपको सारी चीज़ें याद हैं कि किस प्रकार से मेरा जन्म हुआ, कैसा मेरा बचपन बीता, कैसा मेरे साथ बदसलूकी हुई, स्कूल में किस तरह से मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ, कैसे मेरे टीचरों ने मेरा साथ नहीं दिया, या फिर कैसे मैं जब बड़ा हुआ मेरे साथ कैसे दोस्तों ने विश्वासघात किया, पिता का महत्व, दोस्तों का महत्व, ये सारी चीज़ें एक कहानी के रूप में हमारा जीवन हमें देखने को मिलता है। जिस अवस्था में आप लोग होंगे, आपका जीवन एक कहानी ही होगा। तो प्लेटो का जीवन भी एक कहानी ही है। जब आप नए नए जवान होते हो, 17-18 साल के होते हो, आप खुद देखिए आप कितने क्रांतिकारी होती हो। आपकी मम्मी की या फिर पापा की जो दबाने वाले विचार होते हैं कि चुपचाप बैठे रहो, ये मत करो, वो मत करो, कैसे आप सीना तान कर बोलते हो कि नहीं हम तो करेंगे, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी व्यवस्था बदल देंगे, आईएएस ऑफिसर बनकर सबको ठिकाने लगा देंगे, पुलिस वाला बन के सब बुरे कामों को बंद कर देंगे। लेकिन जहाँ आप कोई पुलिस वाले बनते हो, पूरी व्यवस्था आपको समझा देती है, आपको ठोक पीट कर बैठा देती है कि भाई तू नया आया है, तू आराम से बैठ जा, ज़्यादा उछल मत। उसको समझ में आता है कि हाँ शायद मैं ही कुछ ज़्यादा उछल रहा था। तो ऐसा ही प्लेटो को भी समझ में आता है कि यार मैं ही कुछ ज़्यादा उछल रहा था, मैं ही कुछ समझ बैठा था कि यार अच्छी अच्छी बातें सारी संभव है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और इन्हीं अनुभवों के आधार पर आगे वो अपनी कृतियाँ लिखता है, स्टेट्समैन और लॉज। ठीक है, अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर अपने विचारों को बदलता है और स्टेट्समैन और लॉज को लिखता है, जिसमें उसमें हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई अब तो प्लेटो को समझ में आ गया कि इतना भी आसान नहीं है, इतना भी अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। तो अपनी स्टेट्समैन में वो आदर्श और यथार्थ के बीच में यथार्थ को जोड़ने की कोशिश करता है कि कुछ एस्पेक्ट्स ने ले लिए कि ठीक है हम एक आदर्श उच्च बातों को भी लेंगे, और कुछ ठीक है जो वास्तविकता में प्रचलित है उन दोनों को लेंगे और उन दोनों को जोड़कर कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में वो स्टेट्समैन लिखते हैं और लॉज लिखते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, उसमें स्वीकारते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने मानव स्वभाव को ज़्यादा ही अच्छा समझ लिया, मैंने मानव स्वभाव को ज़्यादा ही सरल समझ लिया। तो ऐसे में स्वीकारते हैं कि हाँ जो वास्तविक स्वभाव है किसी भी मानव का, मनुष्य का, और जो कमज़ोरियाँ हैं उसको स्वीकार लेते हैं कि हाँ ये कमज़ोरी है, उसको गुस्सा आता है, वो स्वार्थी होता है, ये सब मानव की कमज़ोरी है और ठीक है,
ये हैं, इनको हम दूर नहीं कर सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो ऐसे में प्लेटो ये मान लेता है कि हाँ, आदर्श राज्य तो इस यथार्थ संसार में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आदर्श राज्य ही नहीं मिले, आदर्श राज्य में हमें दार्शनिक राजा ही नहीं मिलेगा, हमें ऐसा शासक ही नहीं मिलेगा जो सभी प्रकार के अपने स्वार्थों से दूर हो, उसमें स्वार्थ ना हो, वो समाज का ही समाज का ही हित सोचे, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। तो कहते हैं आदर्श राज्य भाई, हाँ भाई, संभव नहीं हो सकता, दार्शनिक शासक नहीं मिल सकता। तो फिर क्या हो सकता है? ऐसे में फिर प्लेटो अपनी बुद्धि चलाते हैं और फिर हमारे आगे एक और बात रखते हैं। पहले तो हमने देखा कि वो आदर्श राज्य की बात करते हैं और दार्शनिक शासक की बात करते हैं, लेकिन अब आगे वो बोलते हैं कि ठीक है, ये तो संभव नहीं है, लेकिन क्या संभव है? हम आदर्शवत राज्य को बनाएंगे। अब आप बोलोगे तो मिलता जुलता शब्द है, तो हम मिलता जुलता है, लेकिन अंतर है। हमने पहले पढ़ा आदर्श राज्य, अब यह आदर्शवत राज्य, इसका मतलब है सब आइडियल स्टेट। पहले वाला आइडियल स्टेट था कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि ऐसा वास्तविकता में इस यथार्थ संसार में संभव नहीं है। तो क्या संभव है? जो संभव हो सकता है वो है आदर्शवत राज्य, सब आइडियल स्टेट। तो ऐसा बनाएंगे, और ऐसे उसमें क्या होगा, ऐसे राज्य में क्या होगा? ऐसे राज्य में कानून होगा, और कानून के आधार पर राज्य किया जाएगा, कानून पर आधारित होगा और कानून का राज्य होगा। जैसे हम बोलते हैं ना आज के समय में रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, तो ये होगा। तो प्लेटो से पूछा गया, आप तो कहते थे कि कानून बेकार है, लोकतंत्र बेकार है, फिर कानून कानून क्यों बोल रहे हो? तो बोलते देखो भाई समझो, जो हम आदर्श राज्य की बात कर रहे थे उसमें हमारे पास था दार्शनिक शासक जो कि नैतिकता पर आधारित था। हमारा आदर्श राज्य नैतिकता पर आधारित था, क्योंकि वो उनका मानना था कि जो दार्शनिक व्यक्ति होता है उसको किसी भी विधि से, किसी भी कानून से उसको रोकना नहीं चाहिए। क्यों मानता है? क्योंकि उसने सुकरात के साथ देखा कि जब दार्शनिक सुकरात को समझा नहीं गया तो उसको मृत्युदंड दे दी गई। किसके तहत? कानून के तहत। तो कहते हैं कि दार्शनिक को कभी भी कानून के अंडर में नहीं रखना चाहिए। तो अब यहाँ पर दार्शनिक तो है नहीं, तो बोलते कि ठीक है, शायद कानून ही ठीक है। जिस प्रकार के कपटी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए तो कानून ही ठीक है कि ऐसी व्यवस्था बना दी, कोई इसके पार जाएगा उसको दंड दिया जाएगा। तो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, कानून का राज होना चाहिए और राज्य कानून पर आधारित होना चाहिए। संक्षेप में हमें जाने तो कहते हैं कि आदर्श राज्य में ज्ञान का वर्चस्व करने की जो भूमिका दार्शनिक राजा को दी गई थी, वही भूमिका अपने आदर्शवत राज्य में वो कानून को देते हैं। समझ में आया कि वो जो ज्ञान के वर्चस्व को बढ़ाने की बात, स्थापित करने की बात जो वो दार्शनिक राजा को देते हैं कि आपकी भूमिका है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ज्ञान को स्थापित करोगे, वही भूमिका अब आदर्शवत सब आइडियल स्टेट में कानून की होगी। अब वही रोल कानून को निभाना पड़ेगा, जिसको हम रूल ऑफ लॉ आज के समय में कहते हैं। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ देख ली हैं। अब काफ़ी सारे घटनाओं को हमने देखा, समझा कि क्यों शुरुआत में लोकतंत्र को वो तिरस्कृत करता है, क्यों नफरत करता है, कानून को क्यों नकारता है, और फिर बाद में ऐसी क्या परिस्थिति बनी क्यों कानून को बोलना है कि ठीक है कानून होना चाहिए, और आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक किस प्रकार से असंभव सा दिखाई देता है। तो यहाँ तक हमने जाना काफ़ी कुछ। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा और काफ़ी दिलचस्प लग रही होगी आपको ये क्लास। अब हम जानते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत को। तो हमने पहले जाना कि प्लेटो ने काफ़ी सारे सिद्धांत, जैसे न्याय का सिद्धांत, दार्शनिक राजा के बारे में कहा है, आदर्श राज्य के बारे में कहा है, और वे आगे जाकर नागरिक वुमेन्स, स्त्रियों और निजी संपत्ति के साम्यवाद की बात करते हैं। तो हम देख लेते हैं शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो's कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बात प्लेटो अपनी अमर ग्रंथ रिपब्लिक में कहते हैं, जिसका सब टाइटल हमने देखा कंसर्निंग जस्टिस है या फिर न्याय मीमांसा।
न्याय मीमांसा, जिसका उपशीर्षक न्याय मीमांसा के कंसर्निंग जस्टिस है। अब देखिए, आपको ये, आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, आपको एक बात ध्यान होगी कि अरिस्टोटल को, अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो सिस्टमैटिक पढ़ाई शुरू हुई, सिस्टमैटिक स्टडी शुरू जो हुई, सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप में जो अध्ययन शुरू हुआ किसी भी विषय का, वो अरस्तु के समय में शुरू हुआ। तो वो क्यों हुआ, वो हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं रिपब्लिक में क्या है। तो रिपब्लिक में ही न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं प्लेटो, न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं। इसी में आगे बताते हैं कि आदर्श राज्य क्या होगा और दार्शनिक राजा। अब ऐसा नहीं है कि प्लेटो केवल यही बोल रहे हैं कि न्याय क्या है, न्याय क्या है अपनी पूरी बुक में, ऐसा नहीं है। प्लेटो अपनी बुक में राजनीति शास्त्र की बात करते हैं, नीति शास्त्र की बात करते हैं, समाज शास्त्र की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। वो न्याय को समझाते समझाते राज्य पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि राज्य को समझने के लिए राज्य की नीतियों को समझना पड़ेगा, हमें नैतिकता को समझना पड़ेगा, नैतिकता पर समाज आधारित होना चाहिए, तो हमें समाज शास्त्र भी इसमें आ जाता है। फिर उसमें जो लोग रहते हैं उनके मनोवैज्ञानिक को शिक्षा पद्धति क्या रहेगी, इन सभी को वो बिल्कुल एक ही बुक में साथ लेकर सबको समझाने के प्रयासरत रहते हैं। और इसलिए ये सारी चीज़ें रिपब्लिक में वो लिख देते हैं। और इसलिए विल डुरंट अपनी बुक में कहते हैं कि रिपब्लिक अपने आप में पूर्ण प्रबंध है। वो केवल एक ग्रंथ है, ठीक है, प्लेटो ने उसको एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया हमारे आगे, लेकिन वो पूरा प्रबंध है, वो पूरा सिस्टम है। क्योंकि उसमें हमें राजनीति के बारे में, राजनीति शास्त्र भी हमें देखने को मिलता है, नीति शास्त्र भी हमें देखने को मिलता है, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सब कुछ चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए पूरा प्रबंध है। तो इस कारण से विल डुरंट ऐसा कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि विल डुरंट ऐसा क्यों कहते हैं। और अगर आप ये जो आपने अब तक का लेक्चर देखा, अगर आप इसको ना देखते और आप ये पढ़ते कि विल डुरंट ऐसा कहते हैं, तो आप बोलते कि ठीक है कहते होंगे, हमें नहीं पता क्यों कहते होंगे, लेकिन कहते होंगे, ठीक है हमने रट लिया। लेकिन अब आपको पता है, अब आपके दिमाग में से बात कहीं नहीं जाएगी कि विल डुरंट ऐसा क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिपब्लिक में सारी बातें, सारे शास्त्रों के बारे में जिक्र प्लेटो ने किया है। कोई व्यवस्थित ढंग नहीं है, सारों को बस डाल दिया। लेकिन एरिस्टोटल क्या करते हैं, एरिस्टोटल जितने भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं सबको अलग अलग ग्रंथों में प्रेजेंट करते हैं। जूलॉजी को, बायोलॉजी को, पॉलिटिकल साइंस को, इन सभी को अलग अलग ग्रंथों में हमारे आगे प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जाना कि रिपब्लिक में सभी चीज़ों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, न्याय का, शिक्षा शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, मनोविज्ञान का, सभी चीज़ों का। अब हम जानते हैं कि किस तरह से प्लेटो के विचारों की शुरुआत होती है, किस प्रकार से वो चीज़ों को देना शुरू करते हैं, न्याय के सिद्धांत को। जो चर्चा आएगी आगे उसको भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो प्राचीन समय में एक मान्यता थी। क्या मान्यता थी? कि जो राज्य है, राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया और सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहा। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? राज्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, लेकिन बना रहा क्यों? तो देखिए, इससे पहले हम इसमें आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि शायद हम जब हम स्टेट को पढ़ेंगे, राज्य की परिभाषा को पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। हम जानते हैं शुरुआत में जो इंसान थे वो जंगलों में रहते थे, है ना। फिर उन्होंने कबीले बनाए, काफ़ी लोगों ने मिलकर कबीला कबीला बनाया, उसमें रहने लगे। फिर कबीले से भी आवश्यकता उनकी पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या बनाया? एक राज्य बनाया। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये नगर राज्य। नगर राज्य आप समझ सकते हो, ये ऐसा राज्य जिसका जो साइज है नगर जितना है। अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि आज तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की,
कि राज्य की सीमाएं धूमिल हो रही है, राज्य की सीमाएं हट रही हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, राज्य की कोई महत्व रह ही नहीं गया है। तो ये आज की बात है। हमें बात कब की करनी है, हमें कौन से समय में जाना है, हमें 2200 साल पहले जाना है, 2200 साल पहले जाना है। वहां पर देखना है, भारत में तो ठीक है इस समय बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन उस समय यूनान में क्या हो रहा था, वहां पर छोटे छोटे राज्य ही उभर कर आ रहे थे। जितना एक शहर होता है, हम देखते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट कितना होता है, इतना बड़ा राज्य है, एक शहर जितना राज्य है। तो अब इनकी सोच यहाँ तक ही सीमित है। अभी जो यूनान में लोग रहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, समूह जो है इंसानों का, वो राज्य ही है। राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने नगर राज्य को ही देखा है। इन्होंने राज्य कितना बड़ा होता है, भारत में कितना बड़ा था, उसको नहीं देखा। इन्होंने राज्य को मिलाकर जो राष्ट्र बनता है उसको नहीं देखा। इन्होंने राष्ट्र को बनाकर अंतरराष्ट्र किस तरह से बनता है, उन्होंने ये भी नहीं देखा। क्योंकि कितना समय पहले की बात है, कितने समय पहले की बात है। उससे हमें उस समय इनकी इवोल्यूशन की जो समय है, इस इवोल्यूशन की जो स्थिति है, वो नगर राज्य की ही है। तो ऐसे में समझ में आता है कि हाँ, जब जंगलों में रहते थे तो ठीक है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, कबीले में आए, पूरी होने लगी, नगर राज्य में आकर अब सही सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन आज के समय हम देखें तो हमारे राज्य के स्तर पर भी चीज़ें पूरी नहीं होती, हम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बोलते रहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरत ही बढ़ गई है, कनेक्टेडनेस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। तो राज्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया। कैसे? राज्य में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। भाई कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई सैनिक है, तो सैनिक क्या करेगा, राज्य की रक्षा करेगा, बाहर से रक्षा करेगा। किसान क्या करेगा, खाने योग्य चीज उगाएगा। व्यापारी क्या करेगा, व्यापार करेगा, इधर से उधर चीजों को ले जाएगा। राजा क्या करेगा, इन सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा। तो सब एक दूसरे की सहायता ले रहे हैं। किसान सबको खाना खिला रहा है, सैनिक सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, व्यापारी सबके लिए व्यापार का काम कर रहा है, राजा सबको लेकर चल रहा है। तो इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करने लगे। तो इस प्रकार से हमारा राज्य आया अस्तित्व में। लेकिन फिर कहा गया सद जीवन के लिए, ठीक है, एक जीवन की पूर्ति के लिए आ गया, ठीक है, राज्य, लेकिन सद जीवन के लिए एक अच्छा जीवन कैसा हो, क्योंकि जीवन और सद जीवन में, अच्छे जीवन में हम अंतर जानते हैं। जीवन का तो मतलब ये है कि ठीक है, सांसें चल रही हैं, खाना मिल रहा है और कोई हमें मार नहीं रहा है। लेकिन अच्छा जीवन कैसा होता है कि हम खुश रहें, कोई उत्पीड़न ना हो और हमारा जो विकास है वो होता रहे। तो ठीक है, हमारे जीवन के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए राज्य अस्तित्व में आया, लेकिन सद राज्य की सिद्धि के लिए बना रहा और अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में प्लेटो सोचते हैं कि राज्य बना रहा, सिद्धि के लिए बना हुआ है, लेकिन सिद्धि होती हमें दिख तो रही नहीं है। सब लोकल पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, राज्य को समृद्धि की तरफ, राज्य को नई ऊंचाइयों की तरफ कोई ले जा ही नहीं रहा है। हमें कोई न्याय नहीं देखने को मिल रहा है राज्य में, हमें कोई अच्छी व्यवस्था देखने को मिल नहीं रही है। तो ये तो हमें पता लग गया कि ठीक है, राज्य जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आए, तो मैं मानता हूं। लेकिन सद राज्य सद जीवन की सिद्धि के लिए बना रहा, ऐसा प्लेटो बोलते कि ऐसा दिख तो रहा नहीं है। ऐसा होता दिख तो रहा नहीं है कि सद जीवन हमारा चल रहा हो। तो ऐसे में वो तलाश शुरू करते हैं किसकी, न्याय की। यहां से उनकी तलाश शुरू होती है न्याय की। तो देखो, हमने अब तक जाना कि किस प्रकार से प्लेटो का इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे उनके विचार इवॉल्व कर रहे हैं, कैसे वो अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से न्याय का कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने, अपने शिष्यों को बैठाया, बोला कि बताओ तुम न्याय को क्या समझते हो, तुम न्याय को क्या समझते हो। ऐसे ही नहीं कि बैठे बैठे फालतू में इनको दिमाग में आया कि सभी व्यक्ति को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए, एक शासन बनेंगे, एक सैनिक बनेंगे, एक व्यापारी बनेंगे। नहीं, एक इवोल्यूशन होता है, हर एक विचार का एक इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये देखा कि जब सद जीवन के लिए ये बना रहा और सद जीवन होता दिख तो रहा नहीं है, तब इनको लगा कि कुछ तो छूट रहा है, जिसकी वजह से सद जीवन, अच्छा जीवन नहीं मिल पा रहा है। तो उनको लगा, तो तब जाकर उन्होंने एक सिद्धांत की खोजने की शुरुआत की, और वो था सिद्धांत न्याय। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और ये हमारा टीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पहला लेक्चर था। और हम शुरुआती तौर पे सभी पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों को पढ़ने जा रहे हैं, विचारकों को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा प्लेटो का पहला लेक्चर था। आने वाले लेक्चर में हम न्याय के सिद्धांत को देखेंगे, क्या बातचीत होती है
पोलीमरैकस, थ्रेसिमैकस, ग्लूकोन, इन सभी के बीच में किस प्रकार से वो कहते हैं शासन वर्ग को कि आपको परिवार रखने की इजाज़त नहीं है, आपको निजी संपत्ति रखने की इजाज़त नहीं है, और किस प्रकार से वो कहते हैं कि बच्चों का पालन पोषण राज्य करेगा, शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, इन सभी की चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।